ये नेक्स्ट ये चैप्टर जो हमारा है, इसके बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर है और फिर सेकंड बुक स्टार्ट हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसने एक सिंपल सी बात कही कि चैप्टर का नाम हमारा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल्स का समूह है, एक सिस्टम, पार्टिकल का एक सिस्टम है। जैसे अब तक हम देख रहे थे कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता था वो मूव करता था। अच्छा, पूरी यहाँ तक हमने केवल क्या देखा है कि पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन्हीं के मोशंस पड़ रही हैं, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, कभी किस तरीके से कभी किस तरीके से। देख, अब वे सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अब कोई एक पॉइंट नहीं है, अब क्या है, कई सारे पॉइंट्स का समूह है, एक सिस्टम है, और उस पूरे सिस्टम को हमें स्टडी करना है। ठीक है, अब तक ऑब्जेक्ट के साइज का कोई महत्व नहीं था, उस ऑब्जेक्ट को हम मानते थे पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट के साइज का भी क्या होगा, महत्व होगा, उसकी भी इंपॉर्टेंस होगी, और तब उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई तक गई, तो वो ट्रेन बीच में कहीं है, तो उसके साइज का हम बताएं कि वो ट्रेन कहाँ है, तो उसके लोकेशन में उसके साइज का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक छोटी सी बॉल की बात करें जो ट्रेन से काफी छोटी है, अब एक बॉलर है, वो बॉल फेंक रहा है, उस बॉलर के लिए वो बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उस बॉलर के लिए बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। उसे ध्यान देना है किस चीज पे, कि बॉल कैसा, बॉल का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी सीम कहाँ है, इस बॉल को मैं जमीन से टच करे तो इसकी सीम का ये वाला सिरा करेगा या ये करेगा, या सीम ऐसे गिरेगी, या विदाउट सीम ऐसे बॉल डालनी है। ठीक है, तो वो चीज उसके लिए क्या करेगी, मैटर करेगी। तो इसका मतलब उस बॉल के साइज का हर एक पॉइंट का क्या उसके लिए महत्व है, वो चीज। तो अभी हमारे लिए जो हमारा एक सिस्टम होगा वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स का, पॉइंट्स का एक समूह होगा। अच्छा, वे जो पॉइंट्स हैं आपके, वे एक रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ हो, उसी रिजिड ऑब्जेक्ट में। जैसे ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक है, अब मान ले कि इस ब्लॉक के बहुत सारे क्या हैं, पॉइंट्स, जो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास क्या हो, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे क्या हो, दूर दूर हो, और उनके बीच में खाली जगह हो। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ ये भी आपका क्या हो सकता है, एक सिस्टम, ये भी एक सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और एक ही रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल भी हो सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, जैसे एक फैन है, तो फैन के एक पंखड़ी के पॉइंट्स दूर हैं, कभी उसके पंखड़ी के पॉइंट्स नजदीक हैं, ये भी हो सकता है ना। एक फैन भी हो सकता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो सिस्टम है। और जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सोलर सिस्टम भी हो सके, जैसे सन है, अर्थ है, ये सब मिलके भी क्या बना रहे हैं, सिस्टम। ठीक है, तो पॉइंट्स जो है अलग अलग भी हो सकते हैं, और पॉइंट्स एक ही बॉडी में भी हो सकते हैं। जैसे कि अब बात करेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट की, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, तो इसमें हम दो तरह की, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हम तब समझेंगे जब हमें पता हो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। तो ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कैसा मोशन होता है, सपोज कि आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर कुछ इस प्रकार मूव कर रहा है, ऐसे कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी सेम इन सारे पार्टिकल्स की भी है, इन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी क्या है, सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है सबका, और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर पूरे सिस्टम की हम बात करें, अगर उस पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स की और उस सिस्टम की भी वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ क्या हो, सेम हो, तब उस तरह के ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या फैन में ऐसा हो रहा है, क्या फैन में ऐसा होगा, नहीं होगा। अब फैन देखो, फैन के तो पार्टिकल्स ऐसे हैं चारों तरफ, है ना, एक पंखड़ी ऐसे एक ऐसे, अब वो ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी इधर
इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी इधर, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर, सबके वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। मैग्नीट्यूड भी अंदर वाले पार्टिकल का ज्यादा होगा, बाहर वाले पार्टिकल का कम होगा। तो वैसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्लिप करते हुए जा रहा हो, पूरा सिस्टम ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उस सिस्टम के अंदर सारे पार्टिकल्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या हो, सेम। तो जैसे ये जो वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल है, ये ऐसे चलता रहेगा। ये बॉक्स जब यहां आएगा तब ये पार्टिकल्स भी यहां सब ऐसे उतनी ही दूरी कवर करके आ चुके होंगे। इन सब का वेलोसिटी क्या रहेगा, अब भी सेम, और ये ऐसे चलते रहेंगे। सबके वेलोसिटी एक दूसरे से पैरेलल, यानी कि सबके डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। इस तरह के मोशन को कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि ए मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, इस बॉडी या सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं। क्योंकि अब हमने समझ लिया कि हम जो लेंगे वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स लें। ग्रुप ऑफ पॉइंट्स मतलब एक सिस्टम, एक बॉडी जो कई सारे पॉइंट से बनी हुई है, ठीक है। तो वे जो बॉडी के सारे पार्टिकल्स होंगे आर मूविंग टुगेदर, सभी एक साथ चल रहे होंगे विद द सेम वेलोसिटी, तब उस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। या वे ऐसे चलें, सपोज ऐसे नहीं जाके ये स्लाइड कर रही है बॉडी, तब क्या होगा बताओ। ये बॉडी यहाँ, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब ये बॉडी इस तरह स्लाइड कर रही है, तो क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि इस सब के वेलोसिटी क्या है, सेम है। सबके वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आइदर ए बॉडी स्लिप ओवर द अनदर बॉडी और ए बॉडी मूव्स रेक्टिलिनियरली ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इन कंडीशंस में हमारा जो मोशन होगा कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन के बाद नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। अब इसकी बात करें, अब हम देखें, सपोज ये एक्सिस है, जिस एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये इस तरह का कुछ हमारा ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स, और ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी हो सकती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन चल रहा है, ठीक है। सपोज जैसे कि ये नोटबुक है, अब इस नोटबुक को मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कराऊं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये वाली लाइन आर पार जो जा रही है। अगर मैं इसे इस तरीके से रोटेट कराऊं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये लाइन। अगर मैं इसे ऐसे रोटेट कराऊं बीच में से तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जो बीच में से ये एक्सिस जा रही है। यानी कि इस एक्सिस के अलोंग सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, कॉमन एक्सिस पे। ऐसे रोटेट कराऊं तो ये डायगोनल जो है इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन कैसे करा रहे हैं, ऐसे रोटेशन करा रहे होंगे तो ये वाली जो एक्सिस होगी ये होगी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अलोंग सारे पार्टिकल रोटेट करेंगे। पॉइंट समझ आ गया। तो ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके अलोंग रोटेशन करेंगे। अब किस प्रकार रोटेशन करेंगे, तो ये पार्टिकल चक्कर लगा रहा होगा तो इसका जो प्लेन होगा सर्कल का वो ऐसा होगा। ये वाला पार्टिकल जब बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये वाला पार्टिकल ये कुछ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। इस पार्टिकल का रोटेशन थोड़ा लार्ज होगा, सर्कल ऐसा होगा, इसका सर्कल कुछ ऐसा होगा, इस पार्टिकल का सर्कल ऐसा होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये अपने अपने सर्कल के अंदर जैसे बॉडी यू पूरी रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। इन सब का अपना क्या होगा, एक, इन सभी का अपना एक रोटेशन होगा, ठीक है। जैसे कि इस पार्टिकल का जो सर्कल ऑफ रोटेशन है वो ये है, इस पार्टिकल का सर्कल ऑफ रोटेशन ये है, इस पार्टिकल का सर्कल ऑफ रोटेशन ये है। तो इनके जो ये सर्कल्स होंगे रोटेशन के, क्या ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होंगी, बताओ। अगर हम पार्टिकल को ऐसे ऐसे घुमा रहे होंगे यूं, है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये एक्सिस है, तो इसके जो पार्टिकल्स है वे ऐसे ही घूमेंगे चारों तरफ। तो उन सर्कल्स का जो प्लेन होगा वो इस एक्सिस के हमेशा कैसा होगा,
परपेंडिकुलर उन सर्कल्स का, भी जो सर्कल जो पार्टिकल्स जो रोटेशन करेंगे इस एक्सिस के अलोंग, चाहे मैं इसे ऐसे घुमाऊं तो ऐसे करेंगे, तो ये जो रोटेशन के सर्कल्स होंगे ये इस प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग। जो पार्टिकल दूर है वो भी उतने ही टाइम में एक सर्कल पूरा करेगा, ये भी उतने ही टाइम में एक सर्कल पूरा करेगा। अब जो पार्टिकल नजदीक होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। जो दूर होगा उसे भी उतने टाइम में सर्कल पूरा करना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड। क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोटेशनल मोशन होगा उसमें एक एक्सिस के अलोंग सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, रोटेशन कर रहे होंगे, और उनके रोटेशन के जो प्लेन्स होंगे, सर्कुलर प्लेन्स जो होंगे, वे उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो अब इसके डेफिनेशन, ए मोशन इन विच ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ये हमारी क्या है, फिक्स एक्सिस है, इसके अलोंग वे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेट। तो एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, हर एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, विच लाई इन ए प्लेन, जो सर्कल होगा वो उस प्लेन में होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड हैज इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसका ये जो प्लेन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, और जो सेंटर होगा वो भी कहां होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होगा। वैसे मोशन को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास। तो जब भी हमारे पास कोई पार्टिकल का सिस्टम होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक सिस्टम होगा, तो उस पूरे सिस्टम का कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेंटर होगा जहां पे उस सारे सिस्टम के मास लाई करेगा। मतलब एक वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारा पूरे बॉडी का सिस्टम का मास क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। कुछ इस प्रकार कि पूरी बॉडी पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो अकेले उस सेंटर ऑफ मास पे भी लगाया जाए तो पूरी बॉडी के मोशन में कोई प्रभाव नहीं पड़े। सपोज मैं एक चेयर को पर्टिकुलर जगह जगह से फोर्स लगा रहे हैं, कई बच्चे कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ इस डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, तो एक टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कई जगह पर। ठीक है। अब उस चेयर का कहीं सेंटर ऑफ मास है और मैं उतना ही सारा का सारा फोर्स उस सेंटर ऑफ मास पे लगाऊं तो उस चेयर के मोशन, उसके डायरेक्शन, उसके वेलोसिटी, उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे, मोमेंटम, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैसा पॉइंट जहां उसका सारा मास लाई करता हो, ऐसा पॉइंट जहां उस पूरे सिस्टम का सारा मास लाई करता हो, कुछ इस प्रकार कि जैसे कि सारा एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा दिया जाए तो पूरे सिस्टम के मोशन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ए पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का सारा मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो सारा मास वहां होता नहीं है, हम क्या करते हैं, बस सपोज कि ऐसा पॉइंट जहां पे उस पूरे सिस्टम के मास को अगर मैं सपोज करूं कि वहां है, ठीक है, ऐसा सपोज करूं कि सारा मास उस सिस्टम का वहीं आ जाए, तब कुछ इस प्रकार एज इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, अगर सारी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे जो लगाई जा रही है पार्टिकल्स के, अगर वो अप्लाई कर दी जाए कहां पे, उस सेंटर ऑफ मास पे, तो जो स्टेट ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम की स्टेट होगी, शैल रिमेन अनचेंज्ड, वो क्या रहेगी, हमेशा अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं हो। ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन पे बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जगह जगह पे, नो मैटर, उस सारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सिस्टम का कोई वेलोसिटी होगा, सिस्टम का एक मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब उस सिस्टम का हमने कहीं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे अगर पूरे सिस्टम के मास को क्या कर दिया जाए, कंसंट्रेट कर दिया जाए और सारा एक्सटर्नल फोर्स उसी पे लगा दिया जाए, तो पूरे सिस्टम पे लगाया गया फोर्स का प्रभाव और उस अकेले पॉइंट पे लगाए गए फोर्स का प्रभाव क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा पॉइंट कहीं है, अगर ऐसा हो रहा है वैसे सब करके और उस पॉइंट पे ऐसा कर रहे हैं, तो उस ऐसा कोई पॉइंट होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। आप कहीं भी सपोज करोगे सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का और वहां फोर्स लगाओगे तो नहीं होगा। ठीक है। वो कह रहा है कि वह पॉइंट जहां पे, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मैं सारी सिस्टम का फोर्स लगाऊं और उस पूरे सिस्टम पे कोई भी प्रभाव ना पड़े,
किसी भी चीज पे, तब उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास, यानी कि पूरे मास का, पूरे सिस्टम का वो क्या है, सेंटर पॉइंट। क्या ये बात समझ आई, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास जो है ये केवल हमारा सपोजिशन ही तो है, ये क्या है, केवल हमारी कल्पना, एक सपोजिशन है, एक आइडिया है कि ठीक है अगर ऐसा ऐसा पॉइंट हुआ तो ठीक, तो वो पॉइंट जो है आपका बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि हवा में अकेला कहीं भी हो सकता, वहां भी हो सकता है। तो द पॉइंट या द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास कैन बी ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी। हाँ भाई क्या क्वेश्चन है, अब बताओ। क्या क्वेश्चन है? बाहर भी हो सकते, मतलब पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा काल्पनिक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है बेटे, काल्पनिक पॉइंट, कि अगर सपोज अगर हम उस पूरे सिस्टम का, जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, अगर उस पूरे सिस्टम को उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दे और वे सारे फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम पर, और उसी पॉइंट पर अप्लाई करें, तो सिस्टम के मोशन, सिस्टम के मोमेंटम, सिस्टम का जो भी कुछ होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। कहीं भी कैसे हो सकता है, अगर आप कहीं भी मान लोगे, कहीं भी कोई पॉइंट आप मान लोगे और सारा फोर्स वहां लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? सपोज किसी बॉडी को, कोई ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट ये, और एक डंडे से जोड़ दिया मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, ये एक बॉडी एक डंडे से ऐसे जोड़ रखी है। तो अब मैं इस पे भी कोई फोर्स लगा रहा हूं F1 की, इस पे भी एक फोर्स लगा रहा हूं F2, और ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, कितनी फोर्स है, F1 प्लस F2 की फोर्स है। तो अगर मैं ये F1 प्लस F2 सारी फोर्स इस पॉइंट पर लगा दूं, तो क्या इस सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा प्रभाव, सिस्टम का तो मोशन खराब हो जाएगा, किधर जा रहा है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास इसके नजदीक हो, जो भारी बॉडी है, यानी कि उस पॉइंट पे जहां मतलब लगभग चीजें बैलेंस हो रही हो, तो अब इस डंडे पर आप इसे सारे को बैलेंस करोगे तो वो पॉइंट आपको भारी वाले मास की तरफ मिलेगा। कहीं इस पॉइंट पे, ये बैलेंसिंग पॉइंट पे अगर मैं यहां पे सारी फोर्स अप्लाई करूं, तो पहले जो अलग अलग फोर्स हम पूरे सिस्टम पे अप्लाई कर रहे थे वो, और इस सिस्टम पर टोटल F1 प्लस F2 अप्लाई करने के बाद इस पूरे सिस्टम के मोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि ये ऐसा पॉइंट जहां मैं सपोज कर लूं कि सारा मास है। समझ आ रही है बात? ठीक है, वैसा कुछ ये होता है हमारा, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि ये केवल सपोजिशन है, इमेजिनेशन है। क्लियर है पॉइंट, कि अगर ऐसा हो कि सारे पॉइंट्स वहां इकट्ठा हो जाएं, तो अब ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, इतना मोमेंटम वेलोसिटी कुछ मिल रहा था, अब उसी पॉइंट पे सारा मास इकट्ठा करके लगाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो सपोजिशन पॉइंट वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, काल्पनिक पॉइंट। क्लियर, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी, ठीक है, हवा में भी हो सके, कोई का इमेजिनेशन। क्लियर, अब बहुत सारी तरह के क्या होंगे हमारे सेंटर ऑफ मास होंगे, है ना, कई सारे तरह के होंगे। तो अब किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहला सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ किस किस चीज का, ऑफ स्फीयर, इसका देख रहे हैं भाई, स्फीयर का, ठीक है। अब स्फीयर कैसा होगा हमारा, सॉलिड, सॉलिड या फिर कैसा हो, लो अंदर से खोखला, ठीक है, चाहे सॉलिड हो या होलो हो, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां होना चाहिए, बताओ बेटे कहां होना चाहिए, एट इट्स सेंटर, कहां होगा, उसके सेंटर। अगर वो होलो भी होगा, अंदर से खोखला होगा, तब भी उसके कहां होगा, सेंटर में, ठीक है। और लेते हैं कई सारे तरह के सेंटर ऑफ मास हो सकते हैं, तो बी में किसका, ये था हमारा सॉलिड या होलो स्फीयर, ठीक है, या हमारा हो कोई सपोज की रेक्टेंगल या स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल
या फिर क्यूब या फिर क्यूबॉइड, कोई भी अगर इनमें से है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जहां पे डायगोनल्स क्रॉस करेंगे, ए पॉइंट वेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, जहां पे डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट्स करेंगे, वहां पे होगा। अच्छा, और सी पॉइंट, और एक सिलेंडर का, अगर हमारे पास क्या है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सिलेंडर कैसा, होलो या फिर सॉलिड, कोई भी हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अब देखो, ये हमारा क्या है? सिलेंडर, और ये इसकी क्या है? एक्सिस। मतलब सिलेंडर का बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट क्या होगा? तो आप उसके सेंटर से एक एक्सिस निकाल दो और उस एक्सिस के बिल्कुल बीच में यहां सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ये सेंटर भी कह सकते हैं आप, या फिर इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो क्या कहेंगे? एट द सेंटर ऑफ एक्सिस पास थ्रू द सिलेंडर, ठीक है, एक्सिस के सेंटर पे होगा, जहां से वो एक्सिस जो सिलेंडर के अंदर से पास कर रही हो अलोंग द लेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट, और सपोज हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, कैसा भी हो सकता है, तो इस ट्रायंगल का मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इसके बीच में, तो किसी सेंटर का बीच वाला पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे इसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी, जहां इसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा एट ए पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट्स, वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट्स। अच्छा, अब बात करें, अगर हमारे पास कोई कोन है, तो कोन, अगर ये कोन है तो जिसका हाइट कितना है? h, तब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा कोन के केस में? तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट कहां है? यहां तो नहीं होगा, बिल्कुल बीच में h/2 पर तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे से बाहरी है। आप ही सोचो, थोड़ा सा नीचे की तरफ ही होगा, तो इस ऐसे पॉइंट पर होगा जहां से यहां तक की दूरी कितनी हो? यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी हो? 3h/4, यानी कि ऐसा पॉइंट जो इस पूरी लाइन को काट रहा हो, कितने रेशो में? 3:1 में। तो ऊपर से 3 पार्ट पे जो बिल्कुल सेंटर हाइट पे जो पॉइंट होगा, वहीं इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इस ए पॉइंट से, तो एट 3h/4 लेंथ on the हाइट ऑफ कोन, उस कोन की हाइट का 3/h लेंथ जो है ऊपर से ए पॉइंट से, वहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बस इस वजह से, क्योंकि ये पता करने के लिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर। क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है। अब यहां से आगे एक डेरिवेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम लेंगे और उनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास देखेंगे, ठीक है। तो हमने माना कि हमारे पास जो 2 पार्टिकल हैं वे कुछ इस तरह के हैं। एक पार्टिकल यहां है जिसका मास है m1, एक पार्टिकल यहां है जिसका मास है m। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ली हमने यहाँ पे एक्स वाई की, ये होगी हमारी एक्सिस x और ये एक्सिस होगी y। तो ये पार्टिकल कहाँ होंगे? सबसे पहले तो उसका पोजीशन बताना है, जो हम किससे बताएंगे? पोजीशन वेक्टर से। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर
R1 जो हमें बता रहा है पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मास या पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा R2 वेक्टर, ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। और ये इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट है। हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक लेंगे तो इसे हम कहेंगे R12 1 से 2 तक, और यहां से यहां तक ऐसे भी ले सकते हैं जिसे हम कहेंगे R21, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपका होगा यहां से यहां तक, ये जो पॉइंट है ये बीच में कहीं, ये है आपका RCM यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनके बीच में ये वाला पॉइंट, ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, जहां पे अगर मैं सारा मास इकट्ठा करूं तो कुछ ऐसी स्थिति होगी कि टोटल फोर्सेस उस पे लगाओ या पूरे सिस्टम पे लगाओ तो बात क्या है, सेम ही, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स है F1 जो इस पे अप्लाई हुई, ये एक्सटर्नल फोर्स है F2 जो इस पे अप्लाई हुई। ये दोनों मास के बीच में इंटरनल फोर्स भी लग रही होंगी क्योंकि मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी इस पे, और ये फोर्स होगी F21, फोर्स ऑन मास 2/1। इस मास पे फोर्स इधर की तरफ लग रही होगी इंटरनल फोर्स, ये होगी F12, फोर्स ऑन मास 1/2। और इंटरनल फोर्सेज अट्रैक्शन की जो दोनों मास के बीच में लगेंगी वे हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे F12 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस F21। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। और F1 F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज। ये सारी चीजें हमें यहां दी गई हैं जो आपको अच्छे से इसमें बतानी है, ठीक है। क्या इतनी समझ में आई बात हमें? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चेक करना है कि पहले कंसीडर कर लो, है ना। कंसीडर टू मासेस M1 and M2 placed at position vector R1 and R2, ठीक है। तो दो मास हमने कंसीडर किए जो पोजीशन वेक्टर R1 और R2 पर रखे थे। अब F1 हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास M1। F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास M2। F12 क्या है, इंटरनल फोर्स ऑन मास M1 बाई M2। और F21 क्या होगा, इंटरनल फोर्स ऑन मास M2 बाई M1। नेक्स्ट V1 और V2 ये क्या होंगी, दीज आर द वेलोसिटी। तो M1 मास हमारा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, V1 से। तो वेलोसिटी ऑफ मास M1 और ये वेलोसिटी ऑफ मास M2, ठीक है। P1 P2 क्या होंगी, मोमेंटम। तो P1 क्या है, मोमेंटम ऑफ मास M1 और P2 मोमेंटम ऑफ मास M2। ये सारे बस हमने कंसीडर कर ली कि ये सारी चीजें हम इसमें ली है, ये सब चीजें क्लियर है। अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना। देखो बेटे, हमें निकालना है RCM, सेंटर ऑफ मास। और हम इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में, बेटे इस पॉइंट के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो इंपैक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस का M1 मास पे होगा, M2 मास पे होगा, इंडिविजुअली अलग अलग, वही सारा मास अगर मैं इस अकेले पॉइंट पर रख दूं
तो उस सारी फोर्स का इंपैक्ट इस अकेले पे भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ आई? तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करेंगे, पहले इंडिविजुअल मासेस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब कौन सा लॉ अप्लाई करोगे? अब न्यूटन का जो फर्स्ट सेकंड लॉ है वो क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज इक्वल्स टू इट्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फोर्सेस के लिए, फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल, फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हमें ये पता है कि बेटे अलग अलग पार्टिकल्स पे आप फोर्सेस देखो, जोड़ो, जो भी करोगे वो सारा कुछ आप अकेले उस सेंटर ऑफ मास पे रख के करोगे तो दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए देखेंगे और फिर किसके लिए देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक। तो फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी p1 अपॉन में dt, ये चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसकी फोर्स के। तो फर्स्ट पार्टिकल पर टोटल फोर्स कितनी है, F1 प्लस और कितनी है, F12, दो ही तो फोर्स हैं भाई, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है पहले पार्टिकल पे और ये क्या है इस पे, इंटरनल फोर्स। टोटल फोर्स ये है, तो ये किसके बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से बेटे, ठीक है, उसके हिसाब से इसके बराबर होगा, ठीक। एंड फिर दूसरे पार्टिकल के देखेंगे तो dp2 यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड मास दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, F2 प्लस F21 के बराबर होगा। अब ये इक्वेशन आपकी होगी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब मैं इन्हें दोनों को ऐड करूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा कि dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21, ये सारे फोर्सेस के बराबर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मोमेंटम किस पार्टिकल का है, फर्स्ट का, m1 का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ p1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, m1 v1 प्लस d बाई डी टी p2 की जगह क्या लिखूं, m2 v2 इज इक्वल टू। अब यहां पे हमें पता है कि जो F12 है ये बराबर है माइनस के F21 के, तो मैं F12 की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस F21, तो मैंने यहां पे लिखा F1 प्लस F2 और प्लस में इसकी जगह लिखा, इसकी जगह क्या लिखा, माइनस F21 इसकी जगह, क्योंकि ये इसके बराबर है, और प्लस में F21, तो इससे ही क्या हो गया, कैंसिल। इंटरनल फोर्सेस वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक्सटर्नली बचेंगी। अच्छा अब ये आ गया, तो मुझे बताओ वेलोसिटी बराबर किसके होगी, v इक्वल्स टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, और यहां पे इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन क्या है r1, तो dr1 अपॉन dt क्या मिलेगा, वेलोसिटी इस पार्टिकल की, dr2 रेट ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन dt क्या मिलेगा, v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो अब इस v की जगह मैं क्या लिखूं, d बाई डी टी ऑफ m1, और यहां क्या लिखूं, dr1 अपॉन dt प्लस d बाई डी टी m2, और यहां पे dr2 अपॉन dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब यहां पे d बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये d बाई डी टी इधर गया, मास अंदर, तो यहां क्या बचेगा, d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और यहां क्या बचा, m1 r1, ये बाहर आ गया। फिर इसमें से ये बाहर ले लो, प्लस d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहां बचेगा m2 r2, और ये बराबर होगा F1 प्लस F2 के।
अब यहाँ भी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ भी डी टी स्क्वायर डी बाई डी टी स्क्वायर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कॉमन। तो क्या आया डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और यहां बचेगा m1r1 प्लस m2r2 एंड दैट इज इक्वल्स टू f1 प्लस f। क्या ये क्लियर है, बात समझ आई। तो वैसा वैसा हमारी इक्वेशन आ गई है, इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। ये तो हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए। अब हम किसके लिए निकाल लें, सेंटर ऑफ मास के लिए। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए जो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, अब सेकंड लॉ न्यूटन का अप्लाई करेंगे किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। दोनों में क्या रहेगा, चीजें बिल्कुल सेम। तो फॉर सेंटर ऑफ मास, फॉर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास RCM, इसके लिए अगर अप्लाई करूं तब क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का, ये किसके बराबर होगा। अब दोनों मास उस सेंटर ऑफ मास पे आ गए, उसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो बराबर होगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑल द सिस्टम। और पूरे सिस्टम पे कितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, F1 प्लस F2, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये मोमेंटम जो है सेंटर ऑफ मास का, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अब d बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे m, और वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, d बाई डी टी ऑफ RCM, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये बराबर होगा F1 प्लस F2 के। और ये d बाई डी टी बाहर गया तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ अच्छा, ये जो मास है आपका यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये टोटल मास है। अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब कभी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन ही हो जा, हाँ तो इसे आप यही लिख लो, यही तो कंफ्यूजन हो जाए। इसे लिखोगे d बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे m1 प्लस m2, ये टोटल मास है बेटे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर m, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, और d बाई डी टी ऑफ m1 प्लस m2, और इसे लिखोगे d बाई डी टी ऑफ RCM, दैट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, और ये बाहर आ गया तो ये हो गया d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 प्लस m2 RCM इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। और अब आप करोगे इक्वेशंस को कंपेयर, ये होगी इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 3, ये है इक्वेशन 3, और ये है आपकी इक्वेशन 4, और दोनों ही चीजें किसके बराबर है, देखो एक्सटर्नल फोर्स की। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ जो चीजें हैं वे सब क्या है आपस में बराबर। तो अब ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ भी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये अंदर का जितना भी मैटर है इसके डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर के, ये इसके बराबर होगा, ये सारा कुछ इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर है इक्वल्स टू F1 प्लस F2 के। तो कंपैरिजन से क्या पता चला कि M1R1 प्लस M2R2 बराबर होगा M1 प्लस M2 RCM के। क्लियर है, अगर इन्हें कंपेयर करें यही चीज पता चलेगी, क्योंकि बाकी सब चीजें क्या हैं, कॉमन है। ठीक है, तो ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास ये आ गया कि M1 प्लस M2 RCM दैट इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2 R2। तो यहां पे लिखेंगे कि हमारे पास आ गया कि M1 प्लस M2 RCM दैट इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2 R2। मुझे क्या निकालना है इसमें, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मेरा कितना आया, M1R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस 2। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास ऐसे आया, कुछ नहीं किया हमने, बस क्या किया देखो, हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए पहले अप्लाई किया न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल दैट इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट सेकंड पार्टिकल।
और इन दोनों इक्वेशंस का टोटल फोर्स हमने देखा एक्सटर्नल मोमेंटम का चेंज क्या है, वो ऐड करने के बाद मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख लिया, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लिया या पोजीशन लिख लिया, ठीक है, और उससे एक इक्वेशन आई। फिर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई किया किस पे, सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि सारा फोर्स वही सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो मोमेंटम और बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम। तो फिर एक इक्वेशन आई और हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिल गया, सेंटर ऑफ मास। बस इतना कर, एक बार इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए लेगा और एक बार सेंटर ऑफ मास के लिए। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो ये हमारा पार्टिकल है, केस इसमें क्या क्या हो सकते हैं। एक केस हो सकता है कि द सेंटर ऑफ मास लाई एट ओरिजिन। कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन। अगर ओरिजिन पर हो सेंटर ऑफ मास तो x और y दोनों पॉइंट क्या होंगे, जीरो। तो अगर ये ओरिजिन पे है दैट इज RCM 0 दैट इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 और अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये इधर आके M1 प्लस M2 भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास आएगा कि M1 R1 इज इक्वल टू माइनस M2 R2। मास इंटू पोजीशन क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट, दोनों एक इधर एक ओरिजिन के इधर होगा तो एक ओरिजिन के इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक प्लस तो ये माइनस। क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा, अगर अगर हमारे मास बराबर सेम हो, नेक्स्ट केस इफ मासेस आर इक्वल, अगर मास क्या हो, इक्वल हो, तब क्या होगा, तो तब ये होगा कि RCM दैट इज इक्वल टू, ये सारे मास बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूं M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, बस M लिखूं तो ये होगा MR1 प्लस MR2 अपॉन में 2M। तो यहां से MM क्या हो गया, कॉमन, तो यहां बचा R1 प्लस R2 अपॉन 2M, M से M कैंसिल, तो सेंटर ऑफ मास हमारा कितना आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में 2। अगर मासेस इक्वल होंगे दोनों की पोजीशंस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, यानी कि उन दोनों के बिल्कुल बीच में हो, उन दोनों पॉइंट्स के दोनों पोजीशंस के बिल्कुल बीच सेंटर ऑफ मास होगा। सिंपल सी बात है, दोनों मास बराबर है तो कहां लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, उनके बीच में तो लाई करेगा, वही केस। समझ आ गया? अब सेंटर ऑफ मास अगर देखो, अब सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको अलग अलग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बेटे क्या होगा, कोई पॉइंट होगा, जैसे कहीं भी कोई पॉइंट आ रहा है, या जो हमने इसी में किया पहले, इसमें जो किया था यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई एक्स पॉइंट भी होगा, कोई ना कोई वाई पॉइंट भी होगा। अब एक्स पॉइंट जैसे लिखा होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास ना RCM कुछ इस प्रकार लिखेंगे 2 3 4, ये सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब एक्स पे कितना 2, वाई पे 3, वाई जेड पे 4, तो ना उस पॉइंट पे है जहां x 2 है, y 3 है और z 4 है, उस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो इसका x y या z कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, x y या z कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, तो हम ऐसे करेंगे यहां पे, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो XCM का मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू M1 x1। अगर कितने पार्टिकल्स हो, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, अभी हमने कितने का निकाला, 2 पार्टिकल्स का। ठीक है, चलो पहले n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का निकाल लो, 4 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमारे पास पार्टिकल्स 2 नहीं है, कितने हैं, n है, तो भी हम अपना जो सेम प्रोसीजर है यही वाला आगे लेके चलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कितना होगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 Mn Rn और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस Mn। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वस टू 1 से लेके I इक्वस टू n तक, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है प्लस 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 ऐड करते जाओ, जैसा 1 लिखो प्लस I की जगह 1 लिखो प्लस फिर प्लस I की जगह 2 लिखो प्लस फिर I की जगह 3 लिखो प्लस, कहां तक लिखो
एन तक। तो इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 से लेके एन तक। अब जहां जहां भी 1 2 3 एन तक रिपीट हो रही है वहां पे क्या लिखोगे आप, आई, एम आई। ये भी R1 2 3 यहां पे क्या लिखोगे, आर आई। तो एम आई आर आई अपॉन में सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक, और नीचे में क्या लिखोगे, एम आई। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है। और अगर इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो हाँ आर ना लेके क्या ले लोगे, एक्स। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो आर लेके ना क्या ले लोगे, वाई। जेड निकालना है तो यहाँ आर ना लेके क्या ले लोगे, जेड। तो अलग 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 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बात समझ आई? तो फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। जैसे एक्स सी एम इक्वल टू कैसे, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन, और ये एम आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन एम आई। क्लियर है? वाई कोऑर्डिनेट निकालना बेटे, वाई सी एम कैसे निकालोगे, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन एम आई वाई आई अपॉन में सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन एम आई। और अगर जेड पार्टिकल निकालना हो, जेड पार्टिकल निकालना, सेंटर ऑफ मास का जेड पॉइंट निकालना है, क्या है, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन और एम। क्लियर है? तो इस प्रकार हम ये सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे सभी पार्टिकल्स। क्लियर? बाकी नेक्स्ट